हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। लास्ट क्लास में हमने रीज़न देखे थे कि किस रीज़न से जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और वो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो यू शेप में रहता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। यहाँ पे रिलेशन कवर करते हैं एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट है जो क्या आपस में इनका रिलेशन है। तो जैसे हमने लास्ट क्लासेस में कवर करते समय टॉपिक्स जो हमने टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को हमने एग्जांपल लिए थे, तो वही एग्जांपल को मैं सेम उठा रही हूँ यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि आपको इजी से कंसिस्टेंसी से जो आपको टॉपिक कवर हो जाए। तो वही एग्जांपल मैं यहाँ पे कैरी करती हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम आउटपुट को। आउटपुट में हमने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिया था कॉस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए, तो 8 तक का जो डाटा उठाया था, यानी कि 8 यूनिट तक लिया था, तो यहाँ पे भी सेम मैं 8 तक लेती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स रहती है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। जैसे हमने लास्ट क्लास में 10 लेट किया था, इसको फिक्स्ड कॉस्ट 10 है हमारी। तो यहाँ पे 10 फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। जो चेंजेस आते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि जो यूज़ किया जाता है वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करके आउटपुट को बढ़ाया या फिर कम किया जा सकता है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है, जिस कारण से फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या आती है, कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्टली लिंक होता है शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन के साथ। अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 10 फिर 18 फिर 24 28 से फिर 32 38 46 और 62 से। तो यहाँ पे 38 है। ये पहले जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी वो बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीजिंग रेट से जो बढ़नी शुरू हो जाती है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या होता है बच्चों के, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल आया था। तो यहाँ पे 10 + 0 करें तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस में 10 करें तो 20 आ जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल लिया जाता है। 10 प्लस में 18 करेंगे 28 आ जाएगा, 10 प्लस में 24 करें तो यहाँ पे 34, ऐसे नेक्स्ट 38 42 48 56 और यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। अब हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहती है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर यूनिट के फिक्स्ड कॉस्ट है जो आ जाती है। तो यहाँ पे फिक्स्ड को 10 है, 10 डिवाइड बाई 0 करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट जो बन जाएगा, क्योंकि जब भी डिवाइड 0 किया तो इनफाइनाइट जो आ जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट है 10, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 1 यूनिट के बनाने के पीछे, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 10 बन जाएगा। ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, यूनिट जो प्रोड्यूस की है 2, तो यहाँ पे पर यूनिट कितनी बन गया? 5। ऐसे नेक्स्ट में 3.3 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.7 1.4 और 1.2। तो यहाँ पे पर यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमें कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है जो कितनी है। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की गई है, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बच जाती है। यानी कि एक यूनिट को बनाने के पीछे कितने हमें वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो हमें कैलकुलेट हो जाती है इस तरीके से। तो हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट 0 है, 0 डिवाइड बाई 0 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 0 है, फिर नेक्स्ट 10 है, 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 18 वेरिएबल कॉस्ट है, 2 यूनिट बनाई गई हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिवाइड करके 9 आ जाएगा। इस तरीके से फिर 8 फिर 7 फिर 6.4 6.3 6.6 और 7.8 है जो आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज कॉस्ट को।
एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। या तो हम एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होकर के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ी है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो हम टोटल कर देंगे दोनों का, तो हमें एवरेज कॉस्ट टोटल कितना मतलब 1 यूनिट के पीछे पड़ा है तो हमें पता चल जाएगा। या फिर इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका होता है कि अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें तो नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हमें पर यूनिट की कॉस्ट है जो पता चल जाता है। दोनों में कोई मर्जी तरीका अडॉप्ट कर सकते हो बच्चों, सोल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम ही आएगा। तो यहाँ पे जब 10 प्लस में 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट से, यहाँ पे ऐसे टोटल कॉस्ट 20 है तो 1 यूनिट बनाएंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 10 प्लस 10 तब भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। दोनों में कोई मर्जी तरीका ले लो, एवरेज कॉस्ट सेम ही आएगी। नेक्स्ट में 5 प्लस में 9 करें तो हमारे पास आ जाएगा 14। 8 प्लस में 3.3 करें तो हमारे पास 11.3। ऐसे नेक्स्ट में 9.5, 8.4, 8 देन हमारे पास आता है 9। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट है जो कितनी हमें मतलब चेंजेस के थ्रू पता चलता है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर एक एडिशन यूनिट को बढ़ाया गया है तो उस एडिशन यूनिट को बढ़ाने से टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंजेस आता है, तो उस चेंजेस को कौन डिनोट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने यूनिट को बढ़ाया है, धीरे धीरे यूनिट बढ़ाने के साथ साथ जो टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में जितना चेंजेस आता है यूनिट को बढ़ाने से, वो उसको कैसे नोट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट से। तो फर्स्ट वाला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट में 20 माइनस में 10 करें तो 10 आ जाएगा। 28 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 34 में से 28 माइनस करते हैं 6। ऐसे नेक्स्ट 4 आ जाएगा, 4, 6, 8 और 16 से। तो इस तरीके से हमने सभी को कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या दर्शाई जाती है इस द्वारा, टेबल के द्वारा। हम फर्स्ट रीज़न पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट रिलेशन में देखते हैं कि जब एसी फॉल होती है, एसी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, यानी कि कम हो रही है, एवरेज कॉस्ट है। तो हम देखते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है इज लेस देन एसी, किससे कम है, वो एसी से कम है, लेस देन एसी। यानी कि जब एसी कम हो रही है तो एमसी है वो किससे कम है, एसी से कम है। तो इस टेबल की हेल्प से हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ तक कम हुई है, तो वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती गई है। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट के कम होने की रेट है वो एवरेज कॉस्ट से क्या है, एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा रेट से कम हो रही है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एवरेज कॉस्ट 20 से कम हुई है तो मार्जिनल कॉस्ट तो सिर्फ 10 से कम हुई है। एवरेज कॉस्ट अगर 14 से कम हुई है तो मार्जिनल कॉस्ट तो सिर्फ 8 से कम हुई है। यहाँ पे अगर ये 11.3 से कम हो रही है एवरेज कॉस्ट, तो वहीं एमसी तो सिर्फ 6 से कम हुई है। तो यहाँ पे जब एसी कम हो रहा है तो एमसी क्या है, एसी से कम है। यानी कि एसी कम होते हैं जब यहाँ पे फॉल जा रहा है एवरेज कॉस्ट, तो वहाँ पे एमसी भी फॉल जा रहा है, लेकिन एमसी क्या है, एसी से कम है। इसका रीज़न ये रहता है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को शामिल किया जाता है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय हमने टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल किया, और टोटल कॉस्ट में जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चेंजेस आता है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट बताती है, किसको बताती है, चेंजेस को। तो यहाँ पर चेंजेस किस चीज़ में आ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट में। तो मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस किस चीज़ के बताया जाए, वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस का जो बताया गया। तो यही रीज़न रहता है कि जब एसी कम होता है तो एमसी की जो रेट होती है वो कम रहती है एसी से। अगर देखा जाए इंक्रीजिंग की, तो यहाँ पे जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो एवरेज कॉस्ट के जो बढ़ने की रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट से क्या कम है, क्योंकि यहाँ पे 4, 6, 8, 16 से बढ़िया, ये 8 और 9 से बढ़िया, तो यहाँ पे 16 से बढ़िया, ये 9 से बढ़ रही है। तो जब इंक्रीज होने की बात आती है तो जो एवरेज कॉस्ट के बढ़ने की रेट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट की क्या होती है, कम होती है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ पे हम ओ वाई एक्सिस को लेके चलते हैं, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करके चलेंगे कॉस्ट को। जो ओ एक्स एक्सिस है यहाँ पे दिखाएंगे हम आउटपुट को, आउटपुट को दिखाएंगे। तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है कि स्टार्टिंग में जो एवरेज कॉस्ट होती है वो कम होती है, कम होती है, तो इस तरीके से कम करते हैं उसको। फिर मिनिमम होने के बाद क्या होती है, बढ़नी शुरू होती है एवरेज कॉस्ट। तो जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो वहीं से मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करता है, इसको कट करके जाता है।
तो जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, मिनिमम होके फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का, लेट कर लेते हैं Q1। तो यहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से इसको जो हम ड्रॉ करते हैं लेट कर लेते हैं कि ये Q पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये MC है जो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट करके जाती है, और ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट है। तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था सबसे पहले कि जो AC है, AC जब फॉल होती है तो जो MC है वो लेस देन AC होती है। तो जब हमने देखा कि AC है, AC जो ये एवरेज कॉस्ट कम होती है, तो एवरेज कॉस्ट जो कम हो रही है तो इस केस में MC क्या है, AC से कम है, तो MC इस कहाँ से क्या है, नीचे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट से क्या है, ये बिलो बनाया हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। फिर अगर बात की जाए बढ़ने की, तो जैसे एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने की जो रेट होती है वो एवरेज कॉस्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस कारण से जब बढ़ने की बात आई है तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को हमने ज़्यादा दिखा दिया, किससे, एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते हैं तो एवरेज कॉस्ट से क्या होते हैं, ज़्यादा रेट से बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डज MC राइज, कहते हैं क्या MC बढ़ता है जब AC डिक्रीज होता है, यानी कि जब AC कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या उस केस में MC बढ़ रहा है। कहते हैं जनरली स्पीकिंग अगर बात की जाए, जब AC कम होती है तो MC भी कम होती है, क्योंकि हमने दोनों में देखा कि दोनों की अगर कम हो रहे हैं, दोनों ही कम हो रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कहते हैं लेकिन ये हर एक क्वांटिटी के ऊपर पॉसिबल नहीं होता। इट कैन बी पॉसिबल व्हेन AC इज फॉलिंग, कहता है जब AC कम हो रहा है, जब MC बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। वैसे तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट भी कम हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं क्वांटिटी के ऊपर जहाँ पे MC बढ़ता है जब AC क्या हो रही होती है, कम होती है। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर हम देखते हैं कि अप टू OQ लेवल तक, यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक अगर बात की जाए तो दोनों ही एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है और ये मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रही है, यहाँ तक कम हो रही है, दोनों ही फॉलिंग हो रही है। बट बियॉन्ड इट इवन व्हेन MC इज राइजिंग, तो इसके बाद हमने देखा कि MC के बढ़ने की रेट शुरू हो गई है, यहाँ से MC बढ़नी शुरू हो गई, जबकि यहाँ से हमने देखा कि इसके बाद अभी तक AC क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ से यहाँ तक AC क्या गई हुई है, कम गई हुई है। तो यहाँ पे OQ लेवल में यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठीक है कि MC भी, एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है यहाँ तक और एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है। इस पॉइंट के बाद, F के बाद जब बात की जाए तो यहाँ से MC के बढ़ने शुरू हो गया, जबकि एवरेज कॉस्ट तो अभी भी यहाँ तक क्या हो रही है, कम हो रही है, डाउन जा रही है। तो कहते हैं OQ लेवल आउटपुट में दोनों ही AC और MC फॉलिंग गया है, जबकि इस पॉइंट के बाद MC बढ़नी शुरू हो गई है, हालांकि अभी तक AC क्या आ रही है, कंटिन्यू फॉल जा रही है। तो रीजन क्या रहता है इस फिनोमिना का, कहते हैं रीजंस ऑफ दिस फिनोमिना लाइज इन द फैक्ट दैट द मिनिमम पॉइंट MC, यानी कि जो हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, जो MC का मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है जो F है, रीच फास्टर देन मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC का पॉइंट बाद में आता है जो मिनिमम पॉइंट होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्या हो रहा है, पहले ही आ रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि MC का जो मिनिमम पॉइंट पहले आ गया एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से, इस कारण से क्या होती है, MC टेंड्स टू डिक्लाइन फास्टर देन AC। तो ये रीज़न रहता है कि जो MC है वो डिक्लाइन हो रहा है किससे कंपेरेटिवली, AC के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न रहता है कि जब AC बढ़ रही है तो MC क्या हो रहा है, ग्रेटर देन AC, जैसा कि हमने देखा था, अभी पॉइंट पढ़ा था कि जब AC बढ़ी तो MC के बढ़ने की रेट क्या थी, AC से ज़्यादा थी। जैसा कि यहाँ पे देखा कि AC बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन जो MC है वो क्या हो रही है, AC के कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ रही है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन जो रेट होती है मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने की वो ज़्यादा होती है किससे, एवरेज कॉस्ट से। दिस इज अगेन बिकॉज द रेट एट विच एडिशनल कॉस्ट एंड्स टू राइज। तो यहाँ पे क्या रीज़न रहता है, इसका रीज़न वही रहता है एडिशनल कॉस्ट का। ऑनिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, किस कारण से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण, इज मच फास्टर देन द रेट एट विच फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट टुगेदर टेंड टू राइज। द एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर दोनों ही आ जाती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, एक्ट एज अ चेक ऑन द रेट ऑफ राइज ऑफ AC। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगी है तो मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने की रेट AC से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में हम किसको दिखाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंजेस दिखाते हैं वो दिखाते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट में क्या होता है, हम दोनों ही कॉस्ट को शामिल करके जाता है, जहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने के कारण वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण से जो मार्जिनल कॉस्ट किसको चेंजेस को दिखाती है, वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस को दिखाती है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट रहती है। यही रीज़न रहता है
कि एमसी की जो बढ़ने की रेट होती है फिर एवरेज कॉस्ट से क्या होता है ग्रेटर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट को उसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट करती है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है एवरेज कॉस्ट का जहाँ पे मिनिमम पॉइंट आया वहीं से हमने क्या किया मार्जिनल कॉस्ट को क्रॉस कराया है। ये पॉइंट टेबल में कौन सा आता है, ये वाला पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट व्हेन द लेटर का मतलब क्या है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है इज एट इट्स मिनिमम। कहते हैं कि जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वहाँ से एमसीए जो कट करके जाती है, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पे क्या होती है एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है इक्वल होती है। इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होते हैं वो एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट क्या करते हैं मिनिमम पॉइंट से कट करके जाता है, यानी कि जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वहीं से मार्जिनल कॉस्ट क्या करके जाती है कट करके जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया था टेबल में कहा है 8 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल है, जैसे यहाँ पे 8 और 8 दोनों इक्वल आ गई हैं। तो ये कौन सी यूनिट है, ये यूनिट है हमारे पास 7, यानी कि 7th यूनिट पे आकर के एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या आ गई हैं इक्वल आ गई, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया इंटरसेक्ट कर दिया आपस में। तो इस पॉइंट के ऊपर 7 यूनिट को बनाया जा रहा है और जहाँ पे 8 रुपये जो इनकी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब एवरेज कॉस्ट कम हुई है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रही है कम हो रही है, लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या है ज़्यादा रेट से कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या कम है। एक पॉइंट पे आकर के इन दोनों ने आपस में कट किया जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो गई हैं, फिर इसके बाद बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने की रेट है वो एवरेज कॉस्ट की कंपेरेटिवली क्या है ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन के अंदर जितने हमने कॉस्ट कर्व करे थे सबको एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को शो करता है, उसकी जो शेप होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इसको ड्रॉ करते हैं। अब हम रिलेशनशिप डिफरेंट कॉस्ट कर्व के बीच में दिखाते हैं अगर हम शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे हमने जितने शॉर्ट रन के अंदर कवर किए थे कंसेप्ट उसको दिखाएंगे। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लेके चलते हैं ओ एक्स एक्सिस को, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस पे हम लेके चलते हैं कॉस्ट को और यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम आउटपुट को। तो हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा था जिसकी शेप थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने का रीज़न क्या था कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट को बढ़ाया जाता है। तो इस कारण से जो हमने देखा था कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट था वो इस तरीके से आ रहा था कि जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट था तो हमारे पास उसकी जो शेप हमने ड्रॉ की थी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ड्रॉ की थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट की आउटपुट को बढ़ाया गया वैसे वैसे पर यूनिट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती गई है डाउन होती गई है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता था कि पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में क्या होता है लॉ ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न लागू होता है जिस कारण से डिमिनिशिंग कॉस्ट लागू होती है, जिस कारण से कॉस्ट क्या होती है कम होती है, तो कॉस्ट डाउन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जाता है जिस कारण से इंक्रीजिंग कॉस्ट कंसेप्ट है जो लागू हो जाता है। तो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है फिर क्या होगी बढ़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, मिनिमम हो ही यहाँ पे, तो ये मिनिमम पॉइंट ले लेते हैं। एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड करके हमारे पास एवरेज कॉस्ट आती है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या बनाएंगे, इससे अबव बनाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो शेप बनेगी इसकी, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करना है कि एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के बीच में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे उनका गैप कम होता जाएगा। तो जिसका शेप बनेगा इस तरीके से बनेगा कि पहले कॉस्ट कम हो रही है, कम होने के बाद क्या होगी फिर ये बढ़नी शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे एवरेज वेरिएबल और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को बढ़ाएंगे इनके बीच में गैप कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। तो जहाँ पे ये मिनिमम होता है और यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होता है तो इन दोनों के बीच में से जो जाती है वो जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किए हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्यू। यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको देते हैं नाम Q1। तो ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट B है। तो अब इनके बीच में रिलेशन समझते हैं हम कि क्या रिलेशन है इन डायग्राम्स के बीच में। सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसकी जो शेप जाती है इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाती है। रीजन इसका क्या रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाने का कि जैसे जैसे पर यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे
हमारे पास एक यूनिट के पीछे जो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाती है, डाउन डाउन होती जाती है। तो इसका आंसर जो इसकी शेप क्या आती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर जाए। तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये हमारी एक्स एक्सिस को जो टच नहीं करेगी, ये डाउनफॉल जाती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट को जो बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट रन आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हमने इस तरीके से बनाया है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है फर्स्ट ये डिक्लाइन होती है, मिनिमम पॉइंट आने के बाद क्या होता है, इसके बाद बढ़नी शुरू होती है। इसका आंसर इसकी जो शेप होती है इसको क्या बोला जाता है, यू शेप बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको जब हमने देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो गए, तो वहां से हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करके इसको कट करके गई है, जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है, इन दोनों के बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हमने देखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डाउन जाती गई है, वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बीच में गैप क्या होता गया, कम होता गया। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है, स्टार्टर में क्या होता है, फॉल होता जाता है, फिर मिनिमम पॉइंट के पहुंचने के बाद क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू होती है। तो जहां पे हमारे पास एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, वहीं से हमारे पास देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या करते हैं, इसको कट करके जाते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होते हैं दोनों क्या होती है, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसी कारण से जो शेप होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की, उसको क्या बोलते हैं कि यू शेप ही होती है। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो हमने दिखाया इस तरीके से, जो ये मार्जिनल कॉस्ट बताता है कितना चेंजेस आ रहा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाने से। तो पहले ये कम होता है, फिर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की मिनिमम पॉइंट को कट करता है, फिर ऐसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को कट करता है, तो फिर एकदम कम होने के बाद कहते हैं बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब इसके डिक्लाइन की बात आती है, तो जो डिक्लाइनिंग होती है वो एवरेज कॉस्ट से और हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों से कम होते हैं। इस कारण से जो इसकी जो बनाई गई डायग्राम वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से क्या बिलो है। लेकिन जब इसके बढ़ने की बात आती है, तो जो इसके बढ़ने की रेट होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होती है। इसका आंसर जो इसकी शेप है वो अबव है। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल है, यहाँ पे एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास इसकी जो शेप्स बनती थी क्या शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास शेप पड़ी है, हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की। नेक्स्ट हम कर्व करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है कॉस्ट कर्व के बीच में और प्रोडक्टिविटी कर्व के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व एंड प्रोडक्टिविटी कर्व। हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से वेस्टेज कम होते हैं। वेस्टेज कम होने से कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे मार्जिन कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। तो जैसे यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम गई तो वैसे मार्जिन कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, प्रोडक्टिविटी के बीच में और कॉस्ट के बीच में। जैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो कॉस्ट कम, जैसे मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम तो मार्जिन कॉस्ट क्या आती है, ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है कॉस्ट कर्व के बीच में और प्रोडक्टिविटी कर्व के बीच में। जो रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी कर्व इसको एक्सप्लेन करते हैं हम डायग्राम फिगर की हेल्प से। तो यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम पहले प्रोडक्टिविटी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने ले लेनी है ओ वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेके चलेंगे ओ एक्स एक्सिस को। तो ओ एक्स एक्सिस पे हमने दिखाना है आउटपुट को, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम दिखा के चलेंगे प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी को। तो यहाँ पे हमने एवरेज प्रोडक्ट को दिखाना है। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एवरेज प्रोडक्ट, बढ़ के फिर क्या हो जाएगा, ये डाउन चला जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो शेप है ये एवरेज प्रोडक्ट की। फिर ऐसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं पहले, इस तरीके से बढ़ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर गए हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि पॉइंट ए है, जहाँ पे हाईएस्ट है वहाँ पे ले लेते हैं ए। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट दोनों क्या है, इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे इसके रिलेशनशिप को समझने के लिए देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के कंपेरेटिवली क्या कम है, तो यहाँ पे फिर जो कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से जब हम इसको शो करेंगे, यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस ले लेनी है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। तो ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं हम आउटपुट को, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं हम
कॉस्ट को, तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ये अबव रहेगी। पहले डिक्लाइन हो रही है, फिर बढ़नी शुरू हो गया, तो इस तरीके से इसकी एवरेज कॉस्ट है। जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वहीं से मार्जिनल कॉस्ट क्या करके चलेगी, इसको कट करके चलेगी मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी से कम रेट से बढ़ रही है, तो इस कारण से एवरेज कॉस्ट क्या ज़्यादा, तो एवरेज कॉस्ट को क्या किया हमने, अबव दिखाया है। अब मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इस कारण से कॉस्ट क्या होगी, इसकी कम होगी, इस कारण से मार्जिन कॉस्ट क्या यहाँ पे बिलो में है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के पहुँचने के बाद, जैसे यहाँ पे कट कर गया, इक्वल होने के बाद क्या हुआ कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है किससे, मार्जिन प्रोडक्टिविटी से, तो यहाँ पे जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो फिर एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कारण से एवरेज कॉस्ट कम दिखा दी है, जबकि यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम है, एवरेज से बिलो आ रहे, तो जिस कारण से मार्जिन कॉस्ट क्या हो जाएगी इस केस में, फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से जो मार्जिन कॉस्ट कर्व क्या इसके अबव पॉइंट बताया गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन कहती है कि जैसे एमपी बढ़ेगी, जैसे मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसके कंपेरेटली एमसी क्या कम है, तो यहाँ पे एमसी क्या करके कम दिखा रखी है। नेक्स्ट कहते हैं कि एमसी जब बढ़ रही है, कहते हैं जैसे एमसी बढ़ रही है, यानी कि अगर एमपी कम हो रही है तो एमसी क्या जगह बढ़ जाएगी, अगर एमपी कम है तो एमसी क्या कर दी, यहाँ पे हमने बढ़ा के दिखा दी है। एंड वेयर एमपी इज मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम होती है एमपी, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर बताया गया, तो वहाँ पे एमसी क्या है, मिनिमम है। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमम है, मार्जिनल जो कॉस्ट है। यहाँ पे कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या है इसकी ज़्यादा है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो मार्जिन कॉस्ट क्या है उस पॉइंट पे मिनिमम है। नेक्स्ट आते हैं एज लॉन्ग एज एवरेज प्राइसिंग, एवरेज प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है, तो जैसे जैसे एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। एवरेज कॉस्ट क्या कर दी हमने, कम कर दी है। अगर एपी फॉलिंग, एवरेज प्रोडक्टिविटी कम होती है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग में मार्जिन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो मार्जिनल कॉस्ट कम, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी है। मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम हो रही तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे सेम जैसे एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। जहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे है तो वहीं पे एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, अपने मिनिमम पॉइंट पे हो जाएगी। जैसे एवरेज प्रोडक्टिविटी डाउन चलनी शुरू हो जाएगी वैसे एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या जो एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी को एट इट्स मैक्सिमम, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे हमने देखा कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ने जो कट किया है, यहाँ पे जैसे ये मार्जिन प्रोडक्टिविटी कर्व ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो कट किया है एवरेज प्रोडक्टिविटी को, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम थी उस पॉइंट पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ने इसको कट किया है। तो वहीं पे अगर देखा जाए कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम थी तो वहीं पे मार्जिन कॉस्ट ने क्या किया, इसको कट किया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास है जो ये रिलेशन बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे लॉन्ग रन के कॉस्ट कंसेप्ट को। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।